प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको जनसंख्या वृद्धि, संरचना, उसके घनत्व आदि कारकों से संबंधित एक नया सिद्धांत है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जो कि इन सब के इर्द गिर्द घूमता है। किसी भी देश की अथवा विश्व की जनसंख्या आज जो है वह पहले कैसी थी और आगे फ्यूचर में कैसी होगी, ऐसी संकल्पना प्रस्तुत करता हुआ एक सिद्धांत है जिसको जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। सामान्यतः जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि के प्रकारों को व्यक्त करने वाला सिद्धांत है कि किस समय में और जन्म दर और मृत्यु दर का क्या अंतर रहा, उसके फलस्वरूप जो घटित होने वाली अथवा बढ़ने वाली जो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर है उसकी क्या क्या अवस्थाएं रहीं और उन अवस्थाओं ने समाज की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया आदि के संदर्भ में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, मैंने एक जनांकीय संक्रमण सिद्धांत लिया है और इसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जैसे इसको मैंने लिखा है कि तैयार किया है आप लोगों के लिए मैटर कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। इसका सामान्यतः अर्थ है जनसंख्या वृद्धि के प्रकार, यानी कि जनसंख्या वृद्धि सामान्यतः जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर का परिणाम है और जनसंख्या जो वृद्धि है वो अब आप देखें, इस को सिद्धांत को 1929 में थॉमसन महोदय ने दिया था, ये जो लिखा हुआ है, और नोटेस्टीन ने 1945 में इस सिद्धांत के लिए कुछ प्रयास किया था और अपना मॉडल सुझाया था। साथ में जनांकीय संक्रमण जो शब्द है, यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो शब्द है, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये शब्द भी सर्वप्रथम नोटेस्टीन द्वारा ही दिया गया था। अब जनसंख्या वृद्धि दर है क्या, जो इस सिद्धांत में व्यक्त की गई है। इस सिद्धांत में केवल जन्म दर और मृत्यु दर को ही व्यक्त किया गया है, जो कि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत आता है। इसमें प्रवास शब्द का उल्लेख भी नहीं किया है और ना ही प्रवास के फलस्वरूप जो घटने अथवा बढ़ने वाली जो जनसंख्या है उसका कहीं उल्लेख है। सामान्यतः आज के संदर्भ में हम देखें तो विभिन्न शहरों की जो जनसंख्या है वो प्रवास के और का ही एक बहुत बड़ा परिणाम है। इसलिए जो वास्तविक वृद्धि दर है उसमें प्रवास जो होना चाहिए वो इसमें नहीं है। इसके अतिरिक्त हम इस सिद्धांत में ये देख रहे हैं कि मुख्यतः आर्थिक कारक का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो कृषि है या उस समय का जो समाज है जिस भी अवस्था की हम बात कर रहे हैं उसमें आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो क्या रही हैं और उनका परिणाम क्या रहा, इस संदर्भ में और आर्थिक विशेषताओं को विशेष महत्व दिया गया है इस सिद्धांत में। तो ये सिद्धांत की सामान्यतः कुछ सामान्य जानकारियाँ थीं। अब हम ये देखते हैं कि जो सिद्धांत है उसके 3 भाग हैं। इस संकल्पना के पूरे 3 भाग हैं, जो कि आप देखें, पहला वर्णन, दूसरा संकल्पना, तीसरा पूर्व घोषणा। वर्णन में हम जो इस सिद्धांत में देखेंगे कि केवल जन्म और मृत्यु की क्या प्रवृत्तियां रहती हैं, कि शुरुआत में जन्म और मृत्यु दर अधिक होती है, फिर जन्म और मृत्यु दर में कमी आने लगती है और एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि जन्म और मृत्यु दर न्यून हो जाती हैं। तो इसका मतलब इसमें केवल जन्म और मृत्यु इनकी ही प्रवृत्तियों का उल्लेख है। दूसरा जो भाग है संकल्पना, कि इन जन्म और मृत्यु में क्या कार्य कारण संबंध है, इसका उल्लेख किया गया है इसमें कि कौन से ऐसे कारक हैं जो जन्म दर को बढ़ावा देते हैं और कौन से ऐसे कारक हैं जो मृत्यु दर को कम कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता ला रहे हैं, जिनसे जन्म और मृत्यु पर और नकारात्मक अथवा धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा भाग है, यानी कि पूर्व घोषणा कर सकते हैं, यानी भविष्य की घोषणा कर सकते हैं कि किस प्रकार आप या भारत अथवा कोई अन्य देश
जिस भी अवस्था में है, माना कि दूसरी अवस्था में है, तो उसका जन्म दर और मृत्यु दर क्या होगा। लेकिन भविष्य की घोषणा इस रूप में भी की जा सकती है कि वो तीसरी अवस्था में जब पहुंचेगा तो उसकी जन्म दर और मृत्यु दर क्या हो जाएंगी, जब चौथी अवस्था में जब पहुंचेगा तो उसकी जन्म दर मृत्यु दर क्या होंगी, इस प्रकार। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न विद्वानों ने और अपनी अलग अलग संकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं, जिनमें किसी ने 2 अथवा 3, किसी ने 4, 5 आदि संकल्पना प्रस्तुत की है। तो ट्रिवार्था भी एक विद्वान हुआ है, जी टी ट्रिवार्था, और उन्होंने कहा है, एक द्वैत परक स्वभाव बताया है इस सिद्धांत का, और इस सिद्धांत के द्वैत परक स्वभाव में बताया है कि जैविक दृष्टि से आप देखें, मनुष्य हर स्थान पर एक जैसा है, चाहे भारत हो, नेपाल हो, यूरोपियन देश हो, अमेरिकन देश हो, एक जैसा है, और वो प्रजनन क्रिया में रत है। यानी कि पूरी दुनिया भर में मानव है और वो अपने जहाँ भी वो रहता है वो अपना प्रजनन क्रिया करता है, संतान उत्पत्ति करता है। लेकिन जो दूसरा जो डुअल पॉइंट दिया है, जो कि कह रहा है कि सांस्कृतिक दृष्टि से मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य में अंतर आता है। हमारे यहाँ यानी भारत में कि संदर्भ में लें तो धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज क्या हैं, परंपराएं क्या हैं, और यहाँ की आर्थिक व्यवस्था क्या है समाज की, उसके हिसाब से, और यूरोपियन देश, अमेरिकन देश, एशिया के अन्य देशों में भी अंतर आता है। इसलिए इसी कारण जन्म दर में भी क्षेत्र अनुसार भिन्नता आती है। जैसे हम ये देखें, भारत में संयुक्त परिवार की व्यवस्था, धार्मिक दृष्टि से पुत्र का परिवार में होना जरूरी, इसलिए पुत्र मुँह में और परिवार की संख्या का बढ़ना, परिवार के आकार का बढ़ना, अथवा ये कहें कि यहाँ पर कृषि अथवा ग्रामीण समाज है, उसमें संयुक्त परिवार व्यवस्था आदि, जिनके कारण मनुष्य ही उनकी पूंजी है, शिक्षा का अभाव आदि, ये भिन्न भिन्न सांस्कृतिक कारण हैं जो प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए जन्म दर भी प्रभावित होती है। तो विभिन्न विद्वानों ने और इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को अपने अपने हिसाब से माना है। अब मैं यहाँ पर एक टेबल लेकर आया हूँ आपको, और इस टेबल में मैंने आपको विभिन्न विद्वानों ने जो इस जनसंख्या संक्रमण की अवस्थाएं दी हैं, वो किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5 दी हैं। तो हम देखें, नोटेस्टीन और थॉमसन, ये 2 विद्वान इसके शुरुआती और संस्थापक थे। नोटेस्टीन ने 3 अवस्थाएं मानी हैं, जिनमें उच्च वृद्धि दर अवस्था, दूसरा ह्रासमान वृद्धि दर अवस्था, यानी पहले और वृद्धि दर अवस्था उच्च रहती है, फिर धीरे धीरे गिरती जाती है, और फिर जनसंख्या की में कमी आने लगती है, तो जनसंख्या ह्रास अवस्था। ये 3 अवस्थाएं नोटेस्टीन ने मानी हैं। इसी प्रकार थॉमसन ने, और पूर्व भी मध्य की संक्रमण काल मानते हुए, और पहली अवस्था को पूर्व संक्रमण काल और दूसरी वाली को पराग संक्रमण काल माना है। इसी प्रकार एक तीसरा विद्वान हुआ है लैंड्री, जिसने आदिकाल इन प्रिमिटिव रिजाइम, अंतर्वर्ती काल इंटरमीडिएट रिजाइम, और आधुनिक मॉडर्न एपॉक, ये 3 अवस्थाएं मानी हैं कि शुरुआत में मानव आदिम प्रकार का था, कृषि व्यवस्था थी, ग्रामीण व्यवस्था थी, वो आदिकाल मानी है। उसके बाद उसने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रयास किया, मृत्यु दर में कमी आई, जन्म दर में तुलनात्मक रूप से कम कमी आई, तो ये अंतर्वर्ती काल हुआ। और आज मानव आधुनिक युग में जी रहा है, जिसमें जन्म दर में कमी आई है और मृत्यु दर में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी की वजह से कमी आई। कार्ल सॉक्स और जी डी ट्रिवार्था ने 4 अवस्थाएं मानी हैं, जिनमें उच्च स्थायी अवस्था, प्रारंभिक वर्धमान अवस्था यानी कि अर्ली और एक्सपेंडिंग स्टेज, फिर इसके बाद लेट एक्सपेंडिंग स्टेज यानी कि उत्तर वर्धमान अवस्था, फिर इसके बाद निम्न स्थायी अवस्था। आप पहली में और चौथी में ये देख रहे हो कि दोनों में ही स्थायी अवस्था शब्द आ रहा है। इसका मतलब पहले जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थी प्रथम अवस्था में, इसलिए उच्च स्थायी अवस्था है। यहाँ भी जनसंख्या स्थिर सी हो गई है, लेकिन यहाँ पर चौथी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न हैं, इसलिए निम्न स्थायी अवस्था आती है। एक अन्य विद्वान ब्लेकर हुए हैं, और ब्लेकर ने 5 अवस्थाएं मानी हैं, जिसमें उच्च स्थायी अवस्था, प्रारंभिक वर्धमान अवस्था, उत्तर वर्धमान अवस्था, निम्न स्थायी अवस्था,
ह्रासमान अवस्था। इसी प्रकार ब्लेकर के समकक्ष ही 5 अवस्थाएं मानने वाले पीटर आर कॉक्स हुए हैं, जिन्होंने माल्थसीय चक्र, आधुनिक चक्र, शिशु प्रसार, अंतरिम चक्र, दीर्घकालीन जनसंख्या चक्र। इस प्रकार ये जो विद्वान हुए हैं, इन्होंने अपने अपने और रिसर्च जो जनसंख्या के क्षेत्र में जो किए हैं, विभिन्न देशों के जो आंकड़े लेकर के, उसके हिसाब से इन्होंने मुख्यतः और ये अवस्थाएं मानी हैं। जो शुरुआती जो इस संकल्पना के संदर्भ में जो प्रयास हुआ था नोटेस्टीन, थॉमसन और ट्रवार्था के द्वारा, वो मुख्यतः यूरोपीय देशों की जनसंख्या को ध्यान में रखकर किया गया था। इसलिए इस संकल्पना पर यूरोपीय देशों की जनसंख्या के आंकड़ों का मुख्यतः प्रभाव है। अब मैं तीसरे पेपर में और इस संकल्पना को एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन डायग्राम को समझाने से पहले हम इन जीटी ट्रवार्था को हमने लिया है, जिसने 4 अवस्थाएं मानी हैं। तो जीटी ट्रवार्था ने पहली जो अवस्था मानी है वो उच्च स्थायी अवस्था मानी है। उच्च स्थायी अवस्था यानी कि जिसमें जन्म दर यानी कि BR बर्थ रेट और DR डेथ रेट यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही हाई हैं। यानी कि आप देखें इस संकल्पना में यानी इस डायग्राम में कि जन्म दर, जिसको हम इधर देखते हैं, जन्म दर आपका ये ब्लू कलर का जो स्केच पेन है उससे बनाई है, और मृत्यु दर ये आपका पिंक कलर का। अब आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, और फर्स्ट स्टेज में और इधर जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़े प्रदर्शित किए 10, 20, 30, 40, और ये प्रति हज़ार है, यानी 1000 पर जन्म दर और मृत्यु दर कितनी है। नीचे वाली जो लाइन है वो समय को प्रदर्शित कर रही है, टाइम को, कि कितने समय, यानी कि इस पर हिसाब से फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ, ये 4 स्टेज इस संकल्पना के अनुसार, इंटरवार्ता के अनुसार इस डायग्राम में बताई गई हैं। तो पहली स्टेज में हम देखें तो जन्म दर और मृत्यु दर जो दोनों हैं वो बहुत ही और नज़दीक हैं, यानी कि नज़दीक के साथ साथ दोनों की ही जो रेट है वो उच्च है। यानी आप देखिए 35-40 के आसपास दोनों की ही रेट है, यानी कि जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में लोग अधिक संतानोत्पत्ति करते थे, और चूँकि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था इसलिए मृत्यु दर बहुत अधिक होती थी। अकाल अथवा हम ये कहें चक्रवात, ये प्राकृतिक प्रकोप हुआ करते थे, बाढ़, चक्रवात आदि का जो प्रभाव था वो मानव को भारी संख्या में ले जाता था। इस कारण मृत्यु दर भी अधिक थी, और उनके लिए यदि हम कहें कि बीमार लोगों के लिए अकाल पड़ रहा है तो खाने की आदि की व्यवस्था के लिए कोई उचित सरकारों के द्वारा, समाज के द्वारा ऐसा बंदोबस्त नहीं था कि उस मृत्यु दर को कम किया जा सके। इसलिए जन्म दर और मृत्यु दर यहाँ पर लगभग एक जैसी, कुछ जन्म दर और मृत्यु दर में कभी कभी और प्लस माइनस अथवा कुछ घटत बढ़त दिखाई दे रही है। इसलिए यदि जन्म दर 40 के आसपास है, मृत्यु दर भी 38-40 के आसपास है, तो ऐसी अवस्था में जनसंख्या की जो स्थिति है वो स्थिर सी रहेगी, इसलिए स्थायी शब्द आया है। आप इसके हिसाब से, और तीसरा जो आप रेखा देख रहे हैं, इसमें कर्व देख रहे हैं, वो आपकी कुल जनसंख्या को दिखा रही है। तो इस हिसाब से आप देखें कि जनसंख्या है वो ज़्यादा प्लस नहीं हो रही है, धनात्मक वृद्धि नहीं हो रही है, वो स्थिर सी है। लेकिन दूसरे ही अवस्था में जब हम जा रहे हैं स्टेज सेकंड में, तो दूसरी अवस्था कह रही है कि प्रारंभिक वर्धमान अवस्था, कि आपकी जो अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज आ गई है। अब इसमें जन्म दर अभी उच्च बनी हुई है लेकिन मृत्यु दर में कमी आने लग गई। इसका मतलब ये है कि लोग कुछ मात्रा में जागरूक हो गए हैं, और जो शुरुआती जो ग्रामीण और कृषि समाज था, इस शुरुआती अवस्था में जो ग्रामीण कृषि समाज था, संयुक्त परिवार की व्यवस्थाएं थीं और लोग जागरूक नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जागरूकता के बढ़ने से, शिक्षा के बढ़ने से, इसके अतिरिक्त और स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी से आदि के कारण और मृत्यु दर में ह्रास आया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी हुई है, लोग जागरूक हुए हैं, इसलिए और मृत्यु दर में ह्रास हुआ है। अब आप देखें कि सेकंड स्टेज में और मृत्यु दर में अब आप देखें
कि गिरावट तीव्र गति से आ रही है। लेकिन जन्म दर को आप देखें ब्लू कलर वाली को, तो जन्म दर में और गिरावट बिल्कुल ही नहीं आ रही है। जब स्टेज सेकंड के अंतिम अवस्था में जा रहे हैं तो थोड़ी सी गिरावट आ रही है। आप वहाँ देखें जहाँ पर ये मेरा पेन चल रहा है कि यहाँ पर और स्टेज सेकंड में जन्म दर में और लगभग स्थिर सी थी, लेकिन यहाँ स्टेज सेकंड के अंतिम स्थिति में आकर थोड़ी सी गिरावट हुई। ऐसी स्थिति में आप देखें जन्म दर लगभग स्थिर सी है, मृत्यु दर में भारी मात्रा में गिरावट आई है और वो 20 से भी कम आ गई है। तो ये जो स्थिति है वो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। यहाँ पर अकस्मात जनसंख्या बढ़ गई है, यानी कि पहले आप इस कर्व को देखें तो इस कर्व में आप देखेंगे कि ये जो अंतर है वो बढ़ता ही जा रहा है, न्यून से अधिक अंतर आप ये देखें कि अंतर बढ़ता ही जा रहा है। तो इस प्रकार ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो गई कि यहाँ पर मृत्यु दर में कमी आई और जन्म दर में उतनी कमी नहीं आई, यानी कि स्थिर सी रही। अब तीसरी जो स्थिति है वो उत्तर और वर्तमान अवस्था की लेट और एक्सपेंडिंग स्टेज है, यानी एक्सपेंडिंग तो यहाँ भी हो रही है लेकिन उसके बाद उत्तर। अब आप देखें यहाँ पर जन्म दर में ह्रास, यहाँ पर अब जन्म दर में यानी कि बर्थ रेट में ह्रास होने लग गया और मृत्यु दर निम्न स्तर पर आ गई है। आप देखिए मृत्यु दर निम्न स्तर पर आ गई है, ये लगभग और 10-12 के आसपास आ गई है मृत्यु दर। और इसमें आप देखें कि ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और मामूली ये अंतर आया है, थोड़ा सा अंतर आया है। लेकिन आप जन्म दर को देखेंगे तो जन्म दर में तीव्र गति से अंतर आया है। इसका कारण क्या है कि यहाँ अब लोग परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं में और कृत्रिम तरीकों का इस्तेमाल, इसके अतिरिक्त जागरूकता, शिक्षा का अधिक प्रसार, परिवारों के द्वारा या लोगों के द्वारा समझा जाने लगा है कि बच्चों में निवेश किया जाए, ना कि बच्चों के आकार अथवा परिवार के आकार को बढ़ाया जाए। तो शिक्षा में निवेश होने लग गया है और अब जो समाज है वो नगरीकरण और औद्योगिकरण की तरफ बढ़ने लगा है, औद्योगिक समाज हो गया है। हालांकि नगरीकरण औद्योगिकरण की तरफ तो समाज सेकंड स्टेज में बढ़ने लग गया, लेकिन यहाँ पर नगरीकरण और औद्योगिकरण और तेज़ गति से बढ़ गया है। लोग नगरों की तरफ जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं बहुत सारे उद्योग लग रहे हैं और दूसरे लोगों को देख रहे हैं या अपने जीवन स्तर को सुधार रहे हैं। तो जीवन स्तर उसी स्थिति में सुधर सकता है जब आपके परिवार का आकार छोटा हो, इसलिए जन्म दर में ह्रास आने लगता है। तो जन्म दर में ह्रास आना सबसे बड़ा कारण नगरीकरण, औद्योगिकरण, जागरूकता आना, शिक्षा का प्रसार होना आदि बहुत सारे कारण हैं। सरकारों के प्रयास, सरकारों के द्वारा बहुत सारे देशों में और जनसंख्या पॉलिसी बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करवाना आदि जो कारण हैं वो जन्म दर में ह्रास के कारण है। लेकिन अब आप देख रहे हो जहां हम सेकंड स्टेज में देख रहे थे कि जनसंख्या एकदम और तेज़ गति से और विस्तार लेती है। आप सेकंड स्टेज में देखिए, जैसे ये फर्स्ट स्टेज में और लगभग जनसंख्या स्थिर थी, यहाँ पर एक कुल जनसंख्या का कर्व है, लेकिन सेकंड स्टेज में एकदम तेज़ गति से जनसंख्या बढ़ गई। आप इस ग्राफ को देखिए, सेकंड स्टेज वाले ग्राफ को, तेज़ गति से बढ़ गई। यहाँ भी जनसंख्या में आप दोनों में अंतर देखे हो, ये जन्म दर का और कर्व है, ये आपका और मृत्यु दर का कर्व है। तो इन दोनों ही कर्वों में हालांकि अंतर है, लेकिन सेकंड स्टेज की तुलना में, जैसे सेकंड स्टेज में और आपका जो कर्व था अथवा कर्व, दोनों कर्वों के जो मध्य में जो अंतर था वो कम से और अधिक की तरफ जा रहा था। अब यहाँ पर और जन्म दर में कमी आने की वजह से और मृत्यु दर स्थायी रहने की वजह से और ये जो कर्व है वो धीरे धीरे और इनकी मोटाई में कमी आ रही है। आप देखें यहाँ और इस पॉइंट पर मोटाई अधिक थी, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के बीच की मोटाई को देखें तो कम होती जा रही है। इस प्रकार जन्म दर के तीव्र गति से गिरने की वजह से और मृत्यु दर के स्थायी अथवा अपने इस निम्नतम सीमा प्राप्त करने की वजह से और दोनों की मोटाई कम होने लगती है। इसलिए ये कर्व अब धीरे धीरे झुकने लगता है, एकदम ऊपर नहीं जा रहा है इस ढंग से, बल्कि ये यहाँ पर एक झुकाव आ गया है इस कर्व में। ये कर्व यानी कि तीनों कर्व आपके पूरे इस मॉडल को प्रदर्शित कर रहे हैं और आपको समझने के लिए सरल और
उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आप देखिए कि चौथा जो आपका स्टेज है निम्न स्थायी अवस्था। अब स्थायी अवस्था तो आ गई लेकिन निम्न है, जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट यानी कि BR और DR दोनों ही निम्न स्तर पर हैं। अब आप यहाँ पर जन्म दर भी लगभग 10 से नीचे आ गई और मृत्यु दर भी और 7-8 के आसपास आ गई। ऐसी स्थिति में दोनों में ही गिरावट आने लगती है। अब ये जो समाज है वो उत्तर औद्योगिक समाज की तरफ बढ़ने लगता है, उत्तर औद्योगिक समाज की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर सेवा जो क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर, वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, औद्योगिक समाज हो जाता है पूरी तरह से, और नगरीकरण की गति तीव्र हो जाती है और नगरीकरण का जो प्रतिशत है वो भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। लोगों में जागरूकता बढ़ जाती है, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत अधिक हो जाता है। ये जो कारण हैं वो जन्म दर और मृत्यु दर के निम्न स्तर पर स्थायी हो जाने की वजह से और कुल जनसंख्या में अब धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। और आप इसमें देख रहे हैं कि आने लगती है। और इसके अब आप देखें जन्म दर और मृत्यु दर में आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर का मृत्यु दर का जो है वो आप स्थिर सा हो गया है, और जन्म दर लगभग मृत्यु दर से भी कई देशों में और निम्न होने लगती है, निम्न हो गई। यहाँ पर आप देखें इस कर्व में तो जन्म दर और मृत्यु दर में और लगभग स्थिरता सी आ गई। लेकिन यहाँ की स्थिति में और यहाँ की स्थिति में देखें लगभग जन्म दर और मृत्यु दर और अपनी एक ही दर पर हैं, लेकिन समान रूप से हैं, लेकिन यहाँ पर उच्च वृद्धि दर है दोनों की, यहाँ पर निम्न वृद्धि दर है। इसलिए जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर है वो दोनों स्थितियों में वो बहुत कम है, इसलिए जनसंख्या की जो वृद्धि है वो उतनी नहीं हो पाती है। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ ये जो लाइन है कुल जनसंख्या की वो लगभग स्ट्रेट सी है और यहाँ भी लाइन स्ट्रेट सी होने लगती है। इस प्रकार जनसंख्या में स्थायित्व आने लगता है और ये कर्व धीरे धीरे झुकने लगता है, यानी टोटल जनसंख्या में भी धीरे धीरे कमी आ जाएगी। और जब आश्रितों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, यानी कि 60+ जनसंख्या यदि बढ़ जाएगी, 60 वर्ष से अधिक लोगों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे कुछ देशों में मृत्यु दर अधिक हो जाती है, जैसे जापान, इटली, रूस आदि देश के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें मृत्यु दर जन्म दर की तुलना में अधिक हो गई है। और कुछ देश ऐसे ही जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अभी जो मैं नाम ले रहा था आपको, इटली आदि ऐसे देश हैं जिनमें कुल जनसंख्या में और कमी आई है। तो ये जो फोर्थ जो स्टेज है वो इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि अब जो समाज है वो एकल परिवार की ओर जागरूकता आ गई है उस समाज में, और उस समाज में और जो सेवा क्षेत्र है वो बहुत अधिक बढ़ गया है इन वजहों से। और स्टेज फोर्थ में जन्म दर और मृत्यु दर स्थायी हो गई है। इस प्रकार हमें देख रहे हैं, हालांकि ये जो मॉडल है पूरा डायग्राम वो आपका यूरोपीय देशों के आधार पर ही बनाया गया था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक देश को इस डायग्राम के अंतर्गत से अथवा विभिन्न स्टेजों से होकर के और निकलना हो अथवा आवासीय रूप से निकलना हो। तो कई बार ये होता है कि स्टेज फर्स्ट से और स्टेज थर्ड पर भी पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार आज हमने और इस डायग्राम के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों की जनसंख्या की स्थिति यानी उनमें वृद्धि किस प्रकार से हुई उसके संदर्भ में हमने समझा। साथ में हम इस डायग्राम के माध्यम से ये पूर्व घोषणा भी कर सकते हैं कि किस देश की, यानी कि जैसे आज यदि सेकंड स्टेज में कोई देश है, वो जैसे माना कि भारत है, तो थर्ड स्टेज में और क्या स्थिति होगी, जन्म दर और मृत्यु दर की क्या स्थिति रहेगी और कब वो देश फोर्थ स्थिति में पहुंचेगा फोर्थ स्टेज में, और फोर्थ स्टेज में क्या स्थिति रहेगी जन्म दर और मृत्यु दर की, ये इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।